Now again back with your carbonate compounds. What are oxidizing agents? Carbonate compounds में as such जो important topics हैं आपको पता होना चाहिए. What are unsaturated compounds? What are saturated compounds? Right? उसके बाद आप लोगों को basic nomenclature आना चाहिए. Identification of functional group आना चाहिए. Isomers लिखने आने चाहिए. And आपको किसी भी given compound में फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ये सब आइडेंटिफाई करना इजीली आना चाहिए. ये बेसिक पार्ट है. उसके बाद उसके अलावा आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आने चाहिए. कार्बन के एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, बकमिंस्टर फिलरीन का स्ट्रक्चर, कोक जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हायर क्यों है, ये जो बेसिक क्वेश्चन है. बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि बिना रेजिड्यू दिए कितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज आउट करता है. दैट इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू एंड कोक हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज फ्यूल. राइट. कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो बायो गैसेस हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर मीथेन इज देयर. तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं. कोल जो बनता है वो आपके फॉसिलाइज्ड प्लांट से बनता है और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिलाइज्ड एनिमल से बनता है. तो बेसिक क्वेश्चंस को छोड़कर कोल, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, बकमिंस्टर फिलरीन का स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमर्स, इन सबको छोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इस वीडियो में वो शेयर कर रही हूँ. बिकॉज दे विल कम विद प्रैक्टिस. जो अभी मैंने टॉपिक्स का नाम लिया, दे विल कम विद प्रैक्टिस. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. What are oxidizing agents? Name two oxidizing agents. Oxidizing, as the name suggests, जो ऑक्सीजन डोनर है. तो मैंने लिखा substances which are capable of providing oxygen. Substances which are capable of providing oxygen. आपके कोर्स में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. One is KMnO4, जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, and other is potassium dichromate. दोनों में से ऑक्सीजन को रिमूव आउट करने के लिए वी आर सपोज टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड. हम एसिड भी डाल सकते हैं, बेस भी डाल सकते हैं, बट आपने यहाँ पर एसिडिफाइड देखा हुआ है मैंने, तो हमने एसिड डाला. तो KMnO4 and potassium dichromate, they easily release the oxygen which is required to continue with the chemical reaction. ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, रेडॉक्स रिएक्शन आगे जाके कंप्लीट होता है. सेकंड, होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स फीचर. जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, होमोलॉगस सीरीज क्या है? एक जैसे कंपाउंड्स का ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप है. सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही है सभी के अंदर, डबल है तो डबल ही है, ट्रिपल है तो ट्रिपल है, OH लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ही है, कीटोन लगा हुआ है तो सभी में कीटोन है, अल्डिहाइड लगा हुआ है तो सभी में अल्डिहाइड है, एसिड लगा हुआ है तो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड है. एंड ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, they are carrying same chemical properties. ये एक के बाद एक नंबर ऐड होता जा रहा है. अब होमोलॉगस सीरीज के फीचर्स क्या हैं? पहला, they carry same functional group. Second, they carry the same chemical properties. राइट. अब इसमें जो मेन दो पॉइंट्स आपको याद करने वाले हैं, सपोज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की लिख रही हूँ तो मैंने लिखा कार्बन नंबर 1 मेथनोइक एसिड. सेकेंड सीरीज नंबर होंगे जिसमें मैं दो कार्बन लूंगी, एसिटिक एसिड. तीसरा मैं लिखूंगी 3 कार्बन का, CH3, CH2, COOH. तो एज यू कैन सी, पहला एक कार्बन, फिर दो कार्बन, फिर 3 कार्बन. तो बेसिकली होमोलॉगस सीरीज में हम 1 by 1 कार्बन का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं. सक्सेसिव मेंबर जो है वो CH2 ग्रुप उसमें ऐड हो रहा है. क्या ग्रुप ऐड हो रहा है? CH2. और उसके मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. दैट इज ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कम एंड इट्स फॉर्मेशन. स्कम क्या होता है और ये कैसे बनता है? स्कम जो है वो हार्ड वाटर में बनता है. हार्ड वाटर में जब हम सोप को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ऊपर व्हाइट कलर का फ्रॉथ आ जाता है, व्हाइट कलर का झाग आ जाता है, या व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, उसे बोलते हैं हम स्कम. स्कम पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. Scum is that white froth or white layer which is formed after adding soap in hard water. क्लियर? अब बनता कैसे है, क्यों बनता है?
हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन। जैसे ही इनमें मैं सोप ऐड करती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सोडियम जो है इन दोनों को डिस्प्लेस आउट कर देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है दे गेट प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो जो चीज प्रेसिपिटेट आउट हो रही है डेफिनेटली वो डिसॉल्व नहीं होगी, और जब वो डिसॉल्व नहीं होगी तो वो लेयर ऊपर आ जाएगी एंड उसको क्या बोला जाएगा, आपको दोनों ही क्वेश्चन याद करनी है, स्कम एंड इट्स फॉर्मेशन। इसका नंबर क्वेश्चन आता है, स्कम इज दिस इनसॉल्युबल व्हाइट फ्रॉथ। क्या है ये, प्रेसिपिटेट हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ऑन एडिंग सोप इन हार्ड वाटर। ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, बिना क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन नाम ही बता रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब याद करो, व्हाइल टीचिंग यू इन पीपल इन क्लास मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन होता है सिंगल बॉन्ड और एडिशन होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, यही पढ़ा था मैंने। अब यहाँ पर ये देखो, मेरे पास इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, वापस से हाइड्रोजन ऐड होगा, इट विल बी फॉर्मिंग CH3 मतलब इथाइन, इथाइन से इथीन और इथीन बन गया। अब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, पहले के टाइम में वनस्पति घी आया करता था जिसको हम डालडा घी कहते हैं, व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। जो भी हमारे लिक्विड रिफाइंड ऑयल्स हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, इनको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इनकी जो पैकेजिंग है प्लस इनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दी जाए। तो उसको जब चेंज करना होता था लिक्विड टेक्सचर से सॉलिड में, तो हम हाइड्रोजनेशन का हेल्प लेते हैं। आजकल तो इस घी को, वनस्पति घी को बैन कर दिया गया बिकॉज ये लोअर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा देता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ने क्या किया था, जितने भी लिक्विड रिफाइंड ऑयल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्लस उनकी स्टोरेज को ईज आउट करने के लिए उसको सॉलिडिफाइड कर दिया जाता था। तो दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट एथेनॉल टू इथीन। मैम हमारे कोर्स में कन्वर्शन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ी नहीं। बेटा आपने सब पढ़ा है, आप लोगों ने एथेनॉल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा है, कैसे, दिस इज माय एथेनॉल CH3CH2OH। इसमें जब हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आई रिपीट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid is called dehydrating agent. It is called as dehydrating agent. तो dehydrating agent का मतलब क्या, वाटर रिमूव करना। तो जब वो वाटर रिमूव करेगा तो कैसे करेगा, इसका OH और इसका H चला गया, मेरे पास क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेरा क्वेश्चन क्या था, एथेनॉल से इथीन बैठ गया। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, concentrated sulfuric acid is called dehydrating agent, और dehydrating agent का मतलब क्या होता है, पानी का रिमूवल। कर दिया मैंने, इधर से OH निकाल दिया, इधर से H निकाल दिया, बन गया मेरा इथीन, सिंपल। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, इसको हम करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे अभी, एसिडिफाइड KMnO4 पढ़ा था ना अभी। तो दिस विल बी लाइक दिस CH3CH2COOH। दोनों ही रिएक्शन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है और इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, मिस्ली फॉर्मेशन। मिस्ली फॉर्मेशन में डायग्राम रिक्वायर्ड है, डर्ट पार्टिकल को
कार्बन की हाइड्रोफोबिक चेन ऐसे पकड़ती है जैसे हम चॉपस्टिक से नूडल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे हम चॉपस्टिक से नूडल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डॉट पार्टिकल है इसको ये जो कार्बन चेन है ये पकड़ती है ऐसे। ये डायग्राम याद आ गया होगा सभी को। एंड जब हम पानी से इस सोप सॉल्यूशन को रिंस करते हैं तो विथ वाटर ये सब रिमूव हो जाता है। तो एक डर्ट पार्टिकल को उठाने के लिए कम से कम 8 से 10 सोप के मॉलिक्यूल्स लगते हैं। व्हेन दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स उसे बोला जाता है मिसेली फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वन इज एस्टेरिफिकेशन एंड सल्फोनिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड में हम अल्कोहल डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहा है एंड हमें क्या मिलता है, फ्रूटी स्मेल एस्टर। क्या मिलता है, फ्रूटी स्मेल एस्टर। जितने भी आपके परफ्यूम्स हैं, जितने भी आपके क्रीम्स हैं, लिप बाम्स हैं, शैम्पूज हैं, इवन योर ईटेबल आइटम्स, उनमें एस्टर डाला होता है, कोई भी रियल फ्लेवर इंक्लूडेड नहीं होता। आप लोगों ने आइसक्रीम्स की जो आर्ट होती है उन्हें देखा होगा, टोटली नेचुरल आइसक्रीम्स। नेचुरल आइसक्रीम क्लेम करती है कि वो नेचुरल से बनी है, लेकिन जितनी भी आइसक्रीम्स आप खाते हैं दे कंटेन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड दे आर बेसिकली एस्टर्स। लड़कियां जो परफ्यूम लगाती हैं, मुझे ये वाला लगाना है, वो वाला लगाना है, वो सब क्या है, एस्टर्स। देन कम्स सल्फोनिफिकेशन। सल्फोनिफिकेशन इज बेसिकली सोप फॉर्मेशन रिएक्शन। यहाँ पर एस्टर को हम किसी अल्कली से ट्रीट करते हैं। एस्टर को हम किसी अल्कली से ट्रीट करते हैं। सी I've written it wrong. It will be like this: CH3 CH2 COO CH2 CH3। एस्टर को जो मैंने एस्टर बनाया उसको मैंने अल्कली से ट्रीट किया है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, NaOH में Na यहाँ चला जाएगा, OH। So this is सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन जो कि सोप फॉर्मेशन में लिखा गया है। उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाने हैं। ठीक, दो टर्म्स आती हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लुईस स्ट्रक्चर। दो टर्म्स, लुईस स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो टर्म है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे आप ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हो, सर्कल बनाते हो, ये इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। एंड लुईस स्ट्रक्चर जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑन बोथ सेम दिखते हैं एक जैसे, लेकिन बीइंग बाय स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। तो लुईस स्ट्रक्चर्स आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस पे आपको कंसंट्रेट करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि डायमंड में जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। डायमंड में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। एंड टेट्राहेड्रल जो है वो क्लोज पैकिंग देता है। क्लोज पैकिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड की कटिंग इस ढंग से की जाती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट हो, इसलिए वो इतना ब्रिलियंटली ग्लो करता है। एंड डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन दी स्ट्रक्चर नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3 4, सबकी सब टाइटली बाउंड है दूसरे से। ये मैं क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। सेम ग्रेफाइट के केस में, ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है, या ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, इसके
लिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से वो लेयर बनाता है एंड ये जो लेयर्स हैं दे एक्चुअली ग्लाइड ओवर ईच अदर। दीज लेयर्स एक्चुअली ग्लाइड ओवर ईच अदर जिसकी वजह से इसका टेक्सचर सॉफ्ट है। और अगर आप देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है and this one free electron is capable of conducting electricity. इसलिए graphite is considered to be good conductor of electricity. Buckminster fullerene, फुटबॉल शेप है, 60 कार्बन का बना हुआ है, इसको कार्बन 60 कहते हैं, जिसमें से 20 जो है वो हेक्सागन्स हैं और 12 जो है वो पेंटागन्स हैं। आपको 2012 ईयर याद करना है, आपको कभी गलती नहीं लगेगी कि कितने हेक्सागन थे और कितने पेंटागन थे। तो 2012 याद होगा तो 20 हेक्सागन है, 12 पेंटागन है। इट्स इजी टू रिमेंबर। कोल आई टोल्ड यू, कोल जो है वो फॉसिलाइज्ड प्लांट्स हैं, पेट्रोलियम जो है वो फॉसिलाइज्ड एनिमल्स हैं। दोनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। कैसे? बिकॉज बने किससे हैं? ऑर्गेनिक मैटर से। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि उनका जो डिपॉजिट है, जो उनकी क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड अंडर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट अगर लॉन्गर ड्यूरेशन देखी जाए, लॉन्गर सिनेरियो देखा जाए तो दे आर समवेयर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद इट, डिहाइड्रेशन विद इट, एस्टेरिफिकेशन विद इट, सपोनिफिकेशन विद इट। एक आता है कंबस्टन रिएक्शन जो कि मैंने कल के आपके वीडियो में मैंने करा दिया था। कहीं भी कंबस्टन आती है, कहीं भी बर्निंग आती है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। आप लोग को उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर तो ब्लू फ्लेम आ रही है और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम आ रही है तो कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। कई बार ये केस स्टडी में आ जाता है, व्हाट डू यू इन्फर, क्या रिजल्ट बना रहे हैं आप इससे? आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए, ब्लू फ्लेम है या नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है तो कंप्लीट कंबस्टन हो रही है एंड डेफिनेटली कंपाउंड इज सैचुरेटेड। डेफिनेटली द कंपाउंड इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड कैरी की। लेकिन ऑन अ होल अदर साइड अगर यही फ्लेम है येलो है और स्मोक वाली है, येलो है और स्मोक वाली है तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है और वो अनसैचुरेटेड। इजी याद रहेगा। ब्लू फ्लेम नॉन ल्यूमिनस कंप्लीट कंबस्टन सैचुरेटेड कंपाउंड, येलो स्मोक है इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके अलावा तो मुझे ज्यादा क्वेश्चंस अभी फिट नहीं हो रहे हैं। वन इज हाँ, डिटर्जेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी पोल्यूशन कॉजिंग, राइट। डिटर्जेंट्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होता है बैक्टीरिया उसको डिटोनेट नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, लॉन्गर रन में वो नेचुरल रिसोर्सेज को थ्रेट है। So it is not a question from your chemistry, it is basically from your environmental science. I hope now that the topic is clear to you. In case of any doubt after I upload this video in your school group, आपके जो भी doubts हैं मुझे personally please WhatsApp कर दीजिएगा, right? कल मैं कुछ conceptual question physics के लेकर आऊंगी and biology के I'll be sharing important questions. कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पॉइंट मेंशन करना है, थोड़ा बहुत उसके लिए, राइट? तब तक अच्छे से पढ़िए एंड गेट बैक टू मी विद योर डाउट्स। बाय।